जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए इस किरण प्रकाशन के बुक से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें से कल आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। इस बुक में 2010 से लेकर 2022 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एक्साइज कांस्टेबल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या सहित इस बुक में दिया गया है। तो अगर आप लोग इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। एक आदमी है, वो सबसे पहले 8 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो देखिए पूर्व किधर होता है, तो ये है पूर्व। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पूर्व की ओर। और फिर क्या बोला जा रहा है कि 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी कि नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ ऊपर है, तो ये है 6 किलोमीटर। तो अब इसका विस्थापन निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। तो ये जो दूरी है इसी को विस्थापन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे नीचे आधार, ये लंब। तो आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और अंडर रूट। तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो 36 और 64 को जब ऐड करेंगे तो ये होगा अंडर रूट 100, और 100 का वर्गमूल क्या आएगा 10 किलोमीटर। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए शक्ति का मात्रक क्या है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए शक्ति के 2-3 मात्रक है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट। शक्ति का एक और मात्रक है जूल प्रति सेकंड। शक्ति का एक और मात्रक है अश्व शक्ति, जिसको एचपी भी लिखा जाता है। और 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बदल बदल कर पूछा जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। ये सभी प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, तो ये है ध्रुवन की घटना। यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ध्रुवन की घटना जो है ये प्रकाश तरंग द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ना कि ध्वनि तरंग द्वारा। तो इसको ध्यान रखेंगे। और ध्वनि तरंग जो है ये किस प्रकार का तरंग है, तो ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। इसको याद रखेंगे, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। आगे देखिए यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस 2023 के लिए क्लास टाइमिंग दिया हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लीजिएगा किस किस समय पर इस चैनल पर क्लास कराए जाते हैं। सभी क्लास के PDF प्लस नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं टेलीग्राम पर। आगे देखिए सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। और देखिए कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि हमको लाइव चैट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो देखिए जब आप लोग क्लास टाइम पर ही क्लास को अटेंड करेंगे तभी आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि क्लास है डेली रात 8 बजे, तो आपको 8 बजे ही क्लास देखना पड़ेगा, तभी आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, सूरा से शुद्ध अल्कोहल आसवन प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, याद रखिएगा। आगे देखिए कुछ समय तक
खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और देखिए, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। यहाँ पे सही जवाब है लैक्टिक अम्ल। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पूछा जाता है, टमाटर में पाया जाता है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा साधारण लवण, जिसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आगे देखिए, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है। इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है, इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है CO+N2। आगे देखिए, डोलोमाइट अयस्क है। चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो ये मैग्नीशियम का अयस्क है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। देखिए, एक होता है रासायनिक और एक होता है भौतिक। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो पदार्थ अपने मूल रूप में नहीं आ सकता है, और भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ अपने मूल रूप में आ सकता है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं पूछा गया है, कौन सा है। तो देखिए, लोहे में जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना ये भी रासायनिक है। कोयले का जलना ये भी रासायनिक है, क्योंकि कोयला को अगर एक बार जला देंगे फिर से कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूध से अगर दही बन गया फिर दही से दूध नहीं बनेगा। लेकिन देखिए, पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक नहीं है, ये भौतिक है। क्यों, क्योंकि पानी जब भाप में बदलता है तो फिर भाप को ठंडा करेंगे तो फिर से वो पानी में आ सकता है। तो इस प्रकार से आंसर जो होगा ये बी हो जाएगा। ये क्या है, तो पानी का भाप में बदलना भौतिक अभिक्रिया है। एक पूछा जाता है कागज़ का जलना, तो इसको नोट कर लीजिए। कागज़ का जो जलना है वो कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया। और जल का बर्फ में बनना भौतिक क्रिया, क्योंकि बर्फ से फिर जल प्राप्त कर सकते हैं। एक अम्लीय घोल का pH मान होता है। और देखिए दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास रहेगा प्रत्येक प्रश्नों के साथ जितने भी ऑप्शन है सभी को एक एक करके डिस्कशन करने का। जहाँ तक हो सकता है मैं पूरा डिस्कशन करने का प्रयास करूँगा। देखिए, अम्लीय घोल का pH मान, ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 के बराबर। अम्लीय घोल का पूछे तो 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का पूछे तो 7 से अधिक होता है। 3 कंडीशन है, अम्लीय घोल का 7 से कम, उदासीन हो 7 के बराबर, क्षारीय पूछे 7 से अधिक। तो यहाँ पे अम्लीय घोल का कौन सा होगा, 7 से कम। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है इस तरह से 7 से कम, यानी कि इधर जितने भी मान आएंगे वो क्या होगा, 7 से कम होगा। एक तत्व के समस्थानिक, जिसको आइसोटॉप्स भी कहा जाता है, किस में भिन्न होते हैं। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समस्थानिक किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको समस्थानिक कहा जाता है। और सभी समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। इस बात को नोट करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं, तो इसका सही जवाब है न्यूट्रॉन की संख्या में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है। देखिए, वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में टोटल 5 परत है, जिसमें पहली परत का नाम क्या है, क्षोभ मंडल।
और इसी क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं घटित होती है, आंधी का आना, बारिश का आना, ये सभी क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल और इसी समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है सबसे अधिक, लगभग 78%। उसके बाद आता है ऑक्सीजन जो कि लगभग 21% के आसपास है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये है 0.03%। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। और एक पूछा जाता है आधुनिक वर्गीकी, तो इसके भी जन्मदाता कैरोलस लिनियस है। तो यहाँ पे सही जवाब है जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं, ये द्विनाम पद्धति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। तो कौन सा पादप रोग है जो खनिज की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा चुकंदर का केंद्र। चुकंदर का केंद्र विगलन, याद रखिएगा विगलन जिसको हार्ट रोड भी कहा जाता है, ये खनिज की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। लीवरवर्ट क्या है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए लीवरवर्ट ऐसा स्थलीय भूमि पादप है जिसमें जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदन नहीं होता है और लीवरवर्ट जो है ब्रायोफाइटा पादप का उदाहरण है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एक ऐसा स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है और लीवरवर्ट जो है ये ब्रायोफाइटा पादप का उदाहरण है। मेंढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। चलिए 17 के लिए आंसर बताइए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार पुलिस या बिहार मध्य निषेध सिपाही में बायोलॉजी से 2 से 3 प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं मॉडरेट लेवल का। तो देखिए मेंढक के हृदय में 2 अलिंद और 1 निलय होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। एक पूछा जाता है मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2 कोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2 कोष्ठ होते हैं। आगे देखिए एंडोस्टियम पाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, एंडोस्टियम जो है ये पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग में। तो इसको याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और हड्डियों यानी अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। और हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं अगर आप लोग लिखना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आपका नोट्स तैयार होगा जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, मेसोडर्म कोशा में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में अंतर कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रैना निम्नलिखित किसका घटक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ग्रैना जो है ये हरित लवक का घटक है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए कैल्सीभूत उपास्थि किसमें पाई जाती है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताइए। कैल्सीभूत उपास्थि किसमें पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये सुप्रा स्कैपुला। यहाँ पे किस ऑप्शन में होगा, यहाँ पे देखिए दिया गया है बी ऑप्शन में। कैल्सीभूत उपास्थि जो है ये सुप्रा
इसके पुला में पाई जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि क्या है। अब ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है और देखिए इस प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सीरीज में हिंदी व्याकरण, जीके, जीएस, मैथ्स हर तरह के प्रश्नों को कवर करेंगे। आगे मैथ्स के भी प्रश्न है। तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन भारत जोड़ इंदु बता रहे हैं, डी ऑप्शन उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत जोड़ इंदु और भारतेंदु जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है। देखिए हिंदी व्याकरण की बात करें तो बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत ही सिंपल हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर 10 क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप लोग 10 क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं। तो सज्जन का विपरीतार्थक क्या होता है, दुर्जन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये जो बी ऑप्शन में है व्यभिचारी, तो व्यभिचारी का विपरीतार्थक होता है सदाचारी। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। यानी जातिवाचक से आपको भाववाचक बनाना है तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि जातिवाचक कौन है। तो गर्म ये जातिवाचक नहीं है, तो भाववाचक कैसे बनाएंगे। घबराना ये भी जातिवाचक नहीं है, दूरी ये भी नहीं है, लेकिन लड़का, लड़का कहने से संपूर्ण लड़का जाति का बोध हो रहा है, यानी कि ये लड़का जो है जातिवाचक है और लड़का से बना लड़कपन यानी कि ये है भाववाचक। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है। सर्वनाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है सर्वनाम से। तो इसमें सर्वनाम कौन कौन होगा, देखिए एक हो गया तुम्हारा, ये सर्वनाम हो गया। दूसरा मैं और तीसरा है कौन। तो ये जो है क्या है, सर्वनाम के उदाहरण है। तो 3 पद है, यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। अच्छा, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। और हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11। याद रखिएगा कितने हैं, 11 है। और अगर तुम्हारा की बात करें तो ये कौन सा सर्वनाम है, तो तुम्हारा जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कौन में कौन सा सर्वनाम है, तो इसका आंसर था प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल अगर कर्ता पर पड़ रहा है तो उसको आपको कहना है अकर्मक। और जिस क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसको आपको बोलना है सकर्मक। तो फिलहाल आंसर क्या होगा, अकर्मक, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी, क्या। तो इसमें से आपको पहचानना है कि प्रश्न करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। तो क्या यानी क्या, क्यों आदि जैसे प्रश्नबोधक ये क्या है, प्रश्नार्थक निपात का उदाहरण है। संकेतवाचक अव्यय का वाक्य क्या है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ए ऑप्शन में है यह गिलास आधा भरा है। ये क्या है, संकेतवाचक अव्यय का उदाहरण है। आगे देखिए, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये सभी जो है संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, अव्यय क्या होता है, सभी के बारे में आपको पढ़ा दिया जाएगा डिटेल में। अभी सिर्फ प्रश्न कीजिए। तो किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, तो डी ऑप्शन, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही जवाब है। सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है सर्वनाम। और सर्वनामिक किसे कहते हैं, तो ऐसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता को बतलाता है, उन शब्दों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य यहाँ पे है, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ये कैसे हुआ जब पढ़ाया जाएगा डिटेल में,
तो आपको बता दिया जाएगा। नीलकंठ शब्द क्या है? देखिए, रचना के आधार पर वर्णों के 3 भेद हैं, रूढ़ है, यौगिक है एवं योग रूढ़ है। अभी सिर्फ इतना याद कर लीजिए, नीलकंठ जो है ये योग रूढ़ है। यदि AB तथा CD एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हो तथा AOC 30 डिग्री हो तो AOD का समतुल्य मान क्या है? ये 10th लेवल का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या है, AB तथा CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मान लीजिए ये AB लाइन है और ये है CD लाइन, तो यहाँ पे लिख देते हैं AD, ध्यान से सुनिए, CD, ठीक है। और यहाँ पे O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तथा AOC 30, तो देखिए ये AOC, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपका 30, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री। तो आपको AOD निकालना है, यानी ये वाला निकालना है AOD। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एक सरल रेखा है। और अगर हम बोले कि इस पे ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बनेगा, तो इसको रिजु कोण कहा जाता है और इसका मान होता है 180 डिग्री। अब देखिए इस पूरे 180 डिग्री में, यहाँ पे दिखा देते हैं फिर से, 180 डिग्री में ये कितना दिया हुआ है, 30। तो 180 में जब 30 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 150। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऑप्शन में तो 150 नहीं दिया हुआ है, आंसर तो इसका 150 ही होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो ऑप्शन में देखिए BOD, सभी में BOD है, यानी ये वाला, ये जो कौन है BOD बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन में, 2 गुना BOD। तो सबसे पहले BOD का मान कितना होगा, अगर देखिए सामने 30 है, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये 30 है सामने तो आमने सामने का एंगल भी बराबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये 30, तो ये भी 30, और इसका मान अभी हमने निकाला 150 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो BOD है ये AOD का कितना गुना है, तो हम कह सकते हैं 150 जो है ये कितना है, 30 है ना, तो 150 जो है ये 30 का कितना गुना है, तो 5 गुना है। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है 5 गुना BOD, यानी BOD का मान 30 और यहाँ पे 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, यानी कि BOD जो है ये 5 गुना है किसका, तो AOD का। तो इस तरह से आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। देख सकते हैं बिल्कुल 10th लेवल का प्रश्न पूछा गया है, मैथ्स के भी बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माध्यिका। संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है माध्यिका प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए, तो चर यानी x का जो वैल्यू है, इसमें सभी x है, x का जो मैक्सिमम मान है वो 2 होना चाहिए, यानी x की पावर 2 होने चाहिए। तो ऑप्शन ए की बात करें तो x माइनस 5/x और बराबर x² दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एलसीएम x होगा, यहाँ पे x² और यहाँ पे 5 और फिर बराबर x²। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x² गुना x करेंगे तो ये x³ हो गया। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x³ आ गया। हमने आपको क्या बताया कि x की जो मैक्सिमम घात है वो 2 होनी चाहिए, तो a नहीं होगा। b की बात करें तो देखिए यहाँ पे x² प्लस 1/x² बराबर 1। चलिए एलसीएम लीजिए, तो x² एलसीएम। अब देखिए x² से जब x² को गुना करेंगे तो ये x पर पावर 4। अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे x पर पावर 4 आ चुका है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। c तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे √3 जो है पूरा है, ठीक है, टाइपिंग एरर है, तो ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए 2x², x के वैल्यू तो 2 है, लेकिन आगे देखिए यहाँ पे √3x इस तरह से दिया हुआ है पूरा अंडर √ जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 1/2, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो बचा आपका डी बिल्कुल आराम से होगा। चलिए देख लेते हैं। x² माइनस 1 बराबर 2x² प्लस 4। अब देखिए 2x² में x² को माइनस करेंगे तो ये x² आएगा, फिर प्लस 4 और फिर इधर करेंगे तो प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यानी घात 2 है,
तो डी ऑप्शन आपका क्या है, द्विघात समीकरण। 7,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आय क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 70,000 है यहाँ पे, 7,000 नहीं 70,000, ठीक है। 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की 2/100 कर दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ पे 70 गुने 2 140, 1 जीरो और, यानी कि 1,400 रुपया सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सरलीकरण के पश्चात, यानी कि इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। तो 18 गुना 3 कीजिए, ये 9/10 में भी है तो 54 आ जाएगा। और x पर पावर देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3, तो x पर पावर 7 और y पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 तो 8। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर और इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है। तो आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये है आयताकार हॉल, ठीक है। यहाँ पे देखिए लंबी भुजा यानी कि लंबाई दिया हुआ है 24 मीटर और विकर्ण की लंबाई 26, यानी कि ये जो है विकर्ण है, इसकी लंबाई है 26। तो देखिए क्षेत्रफल किसका निकालना है, आयताकार हॉल है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई तो 24 दिया हुआ है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, तो चौड़ाई को सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं चौड़ाई है x। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, तो ये त्रिभुज हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में आप सभी जानते हैं कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे √26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो 676, 24 का स्क्वायर 576। तो 676 में 576 जाएगा 100 और 100 का अंडर रूट क्या होगा 10। तो यानी कि चौड़ाई आ गया 10, लंबाई दिया हुआ है 24। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पे 240 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया। तो 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। सही जवाब है डी ऑप्शन। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया। सही जवाब है सी ऑप्शन। और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा ये दिया गया अमेरिकी सेना द्वारा। सही जवाब है बी ऑप्शन, याद रखिएगा। और यह नारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जॉर्ज वाशिंगटन डीसी द्वारा दिया गया, ध्यान रखेंगे। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना था। ऑप्शन में अमेरिकी सेना है, अगर ऑप्शन में वाशिंगटन मिले तो वो भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इस घटना को बोस्टन टी पार्टी की घटना कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए ये घटना कब हुआ था। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है। तो इस संधि को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इस संधि को नाटो कहा जाता है। नाटो NATO, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही आपको बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण त्रिपक्षीय संधि, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है, तो 1914 में।
और समाप्ति 1918 में। दूसरा विश्व युद्ध 1939, समाप्त 1945। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,